नीतीश कुमार की तमाम तर राजनीतिक बैठकों में सबसे पहला जो प्रवचन होता था वो ये कहते थे कि एमआईएम को रोकिए, एमआईएम बीजेपी की बी टीम है। उनकी बातों पे न जा वो क्या कहता है, उनके कदमों की तरफ देख के वो किधर जाता है। अक्सर गिरगिट शर्मिंदा है इनके सामने में रंग बदलने में। घर जले हुए घर बस्ती में अगर कोई रिलीफ बांट रहा है तो तालियां पीटते हो, तो जिसने आग लगाई हो उसको गालियां क्यों नहीं देते। इसने डॉक्टर नहीं बहाल किए, इसने हॉस्पिटल बना दिए, स्कूल में टीचर बहाल नहीं हुआ, स्कूल का घर बना दिया, कॉलेज के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई शुरू नहीं हुई, उसका मकान बना दिया। चूँकि इनके जो अमले हैं, इनके जो चेले चपाटी हैं, वो कमीशन पर विश्वास रखते हैं। ईडी का गलत प्रयोग तो केंद्र सरकार कर ही रही है, और क्या पता है कि ईडी के खौफ से ही सरकार बदली है। नीतीश कुमार जी खुद बुलाकर अख्तर ईमान को दावत दिया था मंत्रालय के लिए, अख्तर ईमान तैयार नहीं हुआ। मोदी के खौफ से गए हैं ये लोग। जापुरी की आबादी 24.5 लाख, नौकरी मिलनी चाहिए थी 39,000, मिली 15,000। शेरशाहबादी की आबादी 13 लाख, नौकरी मिलनी चाहिए थी 21,000, मिली 5,500। 12 लाख के कुलैया भाई, नौकरी मिलनी चाहिए थी उनको 19,000, मिली सिर्फ 6,000। ये नाइंसाफी नहीं है। बाबरी मस्जिद के ताला खोलने से ताला तोड़ने तक, मूर्ति बैठाने से लेकर भूमि पूजन तक किनका रोल रहा है। अभी तो अलीगढ़ के मेन यूनिवर्सिटी कैंपस के बारे में आपको सुनकर हैरत होगी कि अब अदालत में मामला चल रहा है। एक तो मुस्लिम अक़लियत का कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, एक इंस्टीट्यूट है, उसको भी आरएसएस के लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से बिहार की राजनीति बड़ी गहमागहमी चल रही थी, और कल नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो पहले इस्तीफा दिए इंडिया गठबंधन से, और एनडीए गठबंधन से फिर शपथ ग्रहण किए। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर इसको लेकर के? नीतीश जी का गिरगिट की तरह रंग बदलना उनका निजी फेल नहीं रहा है, बल्कि इससे पूरे बिहार की राजनीतिक बस्ती की छवि धूमिल हुई है, और पूरे देश में लोगों ने इसका मजाक उड़ाया है कि बिहार में लोग ज़बान के पाबंद नहीं होते, और वक्त का मुख्यमंत्री अगर इस तरह ज़बान अपनी फिर जाए ज़बान से, तो फिर वहाँ के लोगों के वचनबद्धता के बारे में क्या कहा जाएगा। और आपको सुनकर हैरत होगी कि मैं तो चूँकि एमआईएम का खादिम हूँ, और आपने पिछले कुछ दिनों से सुना है कि नीतीश कुमार की तमाम तर राजनीतिक बैठकों में सबसे पहला जो प्रवचन होता था वो ये कहते थे कि एमआईएम को रोकिए, एमआईएम बीजेपी की बी टीम है। आज वो नीतीश कुमार जवाब दें कि बी टीम कौन है और ये टीम कौन है, आरएसएस से रिश्ता जुड़ा हुआ किनका है, और हर वक्त पाला बदल करके बिहार की जनता को धोखा किसने दिया है, तो आज उनको बताना चाहिए। इससे पूरा बिहार शर्मसार है, और जो कुछ उन्होंने किया है ये घृणित राजनीति है, और इससे अफसरशाही का बोलबाला बढ़ा है। राजनीति से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों पर से लोगों का विश्वास उठा है, और एक जमहूरियत के लिए ये अच्छा फेल नहीं है। सर, कल जब नीतीश कुमार जी शपथ ग्रहण लेने गए, उससे पहले और शपथ ग्रहण के बाद जय श्री राम के नारे लगे, और जय श्री राम के नारे से राजभवन गूंज उठा था। सर, ये किस तरह का राजनीति सर, जबकि नीतीश कुमार सेक्युलर के सबसे बड़े नेता अपने आप को बताते हैं। अरे भाई, उनकी बातों पे न जा वो क्या कहता है, उनके कदमों की तरफ देख के वो किधर जाता है। अक्सर मैं कहता हूँ, इंसान के कौल पर मत जाओ न, उसके फेल पर जाओ। रिक्शा चलाने वाले का नाम धनीलाल हो जाए तो क्या वो धनवाला हो गया। नीतीश कुमार ने हमेशा धारा 370 का मामला हो, एनआरसी का मसला हो, तलाक बिल हो, बाबरी मस्जिद का मसला हो, हमेशा इन्होंने आरएसएस के एजेंडे का सपोर्ट किया है। और इनके कार्यकाल में आप देख लीजिए, अभी जाति आधारित गणना आई है, और इन 30-35 सालों में राजद से लेकर इसके ज़माने में जो सरकारी नौकरियां मिली हैं उसमें मुस्लिम माइनॉरिटी का 3,68,000 की जगह पर सिर्फ 1,73,000 नौकरी मिली। 1,95,000 नौकरी ख़त्म कर दी इन लोगों ने। तो ये लोग तो अक़लियत के कहीं से भी हितैषी नहीं रहे हैं, तो इनके बारे में क्या कहते हैं। गिरगिट शर्मिंदा है इनके सामने में रंग बदलने में। टीचरों का बीपीएससी द्वारा उसमें डोमिसाइल नीति को हटा देना कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों पर के साथ अन्याय है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपने उसका सही से विश्लेषण नहीं किया होगा। देखिए, 1,72,000 शिक्षकों की वैकेंसी निकली थी, और बिहार के बारे में आप जानते हैं कि लंबे अरसे से पढ़े लिखे युवाओं को नौकरी नहीं मिली है। लेकिन नीतीश कुमार जी ने शिक्षा के स्तर को इतना गिरा दिया कि 1,72,000 की जगह पर 1,20,000 लड़के ही क्वालिफाई कर पाए, है ना। 50,000 क्वालिफाई नहीं कर पाए, और इस 1,20,000 में 35,000 पुराने शिक्षक और 15,000 अन्य राज्यों के लोग,
इनको चूंकि राष्ट्रीय स्तर की राजनीति करना चाह रहे थे, इसलिए डोमिसाइल पॉलिसी के साथ उसने ऐसा किया। और उससे ज़्यादा खतरनाक ये किया है कि पिछले 2005 से लेकर प्राइमरी स्कूल का टीचर, और आपने उसको अपग्रेड कर दिया, उस स्कूल को मिडिल में अपग्रेड किया, उसको +2 तक आपने अपग्रेड कर दिया, और वहाँ शिक्षक नहीं दिया, जिसके नतीजे में बच्चों के पास सनद है, सर्टिफिकेट्स हैं, सलाहियत नहीं है। इसलिए मैं उन अहमकों को कहता हूं जो इस नौकरी पर तालियां बजाते हैं। तो मैंने कहा कि घर जले हुए घर बस्ती में अगर कोई रिलीफ बांट रहा है तो तालियां पीटते हो, तो जिसने आग लगाई हो उसको गालियां क्यों नहीं देते? तो जिसने अनपढ़ रखा आपके नौजवानों को, बिहार के शिक्षा नीति को जिसने चौपट कर दिया है, उसको भी तो कटघरे में खड़ा करना चाहिए। जब उस कटघरे में खड़ा करेंगे तो इन लोगों के पास जवाब नहीं होगा। इसने धोखा दिया है, फ्रॉड किया है। बिहार में कल कारखाने नहीं, इन्होंने कहा था रेड कारपेट बिछा करके बाहर के लोगों को आमंत्रित किया, कल कारखाने लगाओ। नीतीश कुमार जी ने दावा किया था कि हम पलायन को रोकेंगे। नीतीश कुमार जी ने दावा किया था कि हम एग्रीकल्चर को इतना डेवलप करेंगे, देश के हर आदमी के थाल में बिहार की एक सब्जी होगी। कहाँ चला गया? सब्जियां बाहर से आती हैं, मछली अंदर आंध्र प्रदेश से, अंडे आंध्र प्रदेश से आते हैं, सब्जियां बंगाल से आकर बिहार में बिकती हैं, यूपी से आकर बिहार में बिकती हैं। तो क्या किया इसने? किसानों की हालत बुरी है, शिक्षा का स्तर इसने चौपट करके रख दिया है। इसने डॉक्टर नहीं बहाल किए, इसने हॉस्पिटल बना दिए। स्कूल में टीचर बहाल नहीं हुआ, स्कूल का घर बना दिया। कॉलेज के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई शुरू नहीं हुई, उसका मकान बना दिया। चूँकि इनके जो अमले हैं, इनके जो चेले चपाटी हैं, वो कमीशन पर विश्वास रखते हैं। चूँकि निर्माण में कमीशन मिलता है, टीचर के बहाली में पैसा इनको नहीं मिलता, डॉक्टर के बहाली में इनको पैसा नहीं मिलता, जिसकी वजह से बिहार को पूरे तौर पर चौपट कर रखा है इन लोगों ने। सर, कल ही सरकार बदली है और आज लालू जी के घर पे ईडी का जांच बैठ चुका है, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब भाई ईडी का गलत प्रयोग तो केंद्र सरकार कर ही रही है, और क्या पता है कि ईडी के खौफ से ही सरकार बदली है ना। और हम लोगों को तो ये सुनने में आता है कि अगर ईडी के छापे का डर नहीं होता तो नीतीश कुमार जी भी सरकार में अभी वो नहीं जाते। ये तो मामला ही है इनका। सर, लोकसभा को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि अब फिर से पिछले बार की तरह त्रिकोणीय लड़ाई यहाँ पे दिख रही है, AIM और कांग्रेस और जदयू, क्योंकि पिछली बार एनडीए यहाँ पे जदयू का ही कैंडिडेट दिया था और इस बार भी वही लग रहा है कि जदयू को देगा। ऐसे में क्या कुछ होने वाला सर? क्योंकि अभी भी कुछ लोग हैं जो आपके विपक्षी लोग हैं, उनका कहना है कि MIM इस बार भी तीसरे नंबर में जाएगी, क्या कुछ? अच्छा ठीक है, उनको कहने का, उनको अगर संतुष्टि, उनके दिल को इससे राहत मिलती है तो वो कहें। लेकिन MIM शुरू दिन से इक़्तिदार की हवस की लड़ाई नहीं लड़ती है। MIM कुर्सी की लड़ाई और लोभ लालच की लड़ाई नहीं लड़ती। अगर MIM ऐसा लालची होती, अख्तुल ईमान उन लोगों में से होता, तो नीतीश कुमार जी खुद बुलाकर अख्तुल ईमान को दावत दिया था मंत्रालय के लिए। अख्तुल ईमान तैयार नहीं हुआ, है ना। MIM ने शुरू दिन से समाज की नाइंसाफ़ी, इस इलाके की महरूमी, सीमांचल की गुर्बत और अफलास, और बिहार में दलितों और अक़लियतों के साथ नाइंसाफ़ी के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। और ये लड़ाई कल भी हमारी जारी थी, आज भी जारी है, और मरते दम तक ये लड़ाई जारी रहेगी। और जिनको जो लोग दूसरे पार्टियों की दलाली करते हो, जो मिल्लत के मसाइल नहीं उठा सकते, पूछिए ज़रा उन लोगों से। यही तेजस्वी जी आए थे और उसने कहा था कि साहब हैदराबादी भाइयों को बिरयानी खिलाकर भेज दीजिए, मेरी सरकार बन जाएगी तो मैं यहाँ पर सीमांचल डेवलपमेंट कमीशन का गठन करूँगा। क्या उसके जुमले साबित सही हुए? क्या हमारे यहाँ जीते हुए 4 लोग हमारे जो चले गए, क्या इस इलाके के तरक्की का कोई मंसूबा पूरा करा सके? तो जो लोग इस इलाके के हितैषी नहीं हैं, जिसको यहाँ के लोगों के दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं है, यकीनन है कि ज़ाती मुफाद की सियासत करने वाले लोग हैं, वो अख्तुल ईमान की तरह जलने के आदि, कांटों पर चलने की हिम्मत उसमें नहीं हो सकती है। उन सहल पसंदों को, मतलब परस्तों को, ज़ाती मुनफ़ैत के खातिर अपने ज़मीर और अपनी कौम की सौदागिरी करने वालों के जुमले को दोहराने से क्या फ़ायदा? सर, पिछले बार भी जब नीतीश जी पलटी मारे थे तो बोले थे कि स्पेशल राज्य का दर्जा मिलेगा, और इस बार भी कुछ ऐसे सुनने में आ रहा है कि वो विकास के लिए फिर से एनडी में गए। इसको लेकर क्या कुछ? अरे भाई, दामन भिखारी की तरह फैला के मांगा कि पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय दर्जा दीजिए, मिला ही नहीं। जब इतना लंबा अरसा उनके साथ गुजारा तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला ही नहीं, आज उनको दर्जा मिलने जा रहा है। ये अपनी गलत कदम को उठाने के सिले में अपनी सफाई पेश करते हैं। ये कुछ नहीं करा सकते, मोदी के खौफ से गए हैं ये लोग। इनके लोग, दाएं बाएं के रहने वाले लोग, कहीं न कहीं से ऐसे क्रियाकलाप किए हुए हैं जिसकी वजह से इनको जाना पड़ा है। ये कहीं से भी हितैषी नहीं है। सर, तेजस्वी जी का कहना है कि अभी खेला बाकी है, इसका क्या मतलब है? ये शिकस्ता खोर खिलाड़ी का जुमला है।
सर बाकी लोकसभा को लेकर कैसी तैयारी चल रही है एमआईएम की? मैं घर घर जाता हूँ, दरवाज़ा दरवाज़ा जाता हूँ, उनके मसाइल के लिए लड़ता हूँ। और आज मैं बता दूँ कि बिहार में अभी जातीय आधारित जो गणना हुई है और मुसलमानों को जो 1,95,000 नौकरी से महरूम रखा गया, शेड्यूल कास्ट के हमारे हारी मुसर भाइयों को जो 1,20,000 नौकरी से महरूम रखा गया, अख्तर ईमान के सिवा किसी नेता को बोलने की हिम्मत भी है? ये जोत जगा रहा हूँ जिनके साथ जुल्म हुआ है, जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है ना, मैं उनको कह रहा हूँ कि उठो, अपनी नस्लों के लिए उठो, जालिमों के खिलाफ उठो, तुम्हारी जिसने हकमारी की है उन जालिमों के खिलाफ उठो। और मैं समझता हूँ दलित पिछड़ा समाज, यहाँ सुरजापुरी की आबादी 24.5 लाख, नौकरी मिलनी चाहिए थी 39,000, मिली 15,000। शेरशाहबादी की आबादी 13 लाख, नौकरी मिलनी चाहिए थी 21,000, मिली 5,500। 12 लाख के कुलैया भाई, नौकरी मिलनी चाहिए थी उनको 19,000, मिली सिर्फ 6,000। ये नाइंसाफ़ी नहीं है? 4,11,000 नौकरी मिलनी चाहिए थी शेड्यूल कास्ट के लोगों को, उनको नौकरी मिली 2,91,000। इस जुल्म की आवाज़ कौन उठाएगा? 50-50 किलोमीटर पर आज भी पुल नहीं है। जिन लोगों के घर कटे सैलाब में, उनको आज तक राहत नहीं मिली है। उर्दू के नाम पर शिक्षकों को बहाल नहीं किया गया है। उर्दू ट्रांसलेटर की बहाली का मामला अब भी रुका हुआ है। सीमांचल गरीब और कंगाल अभी भी है। नए सरकारी आंकड़े कह रहे हैं, मैं तो नहीं कहता ना, कल तक कह रहे थे कि लंतरानी बोल रहे हैं, लेकिन मामला ये है अब तो सरकारी दस्तावेज बोल रहा है, जिस पर 500 करोड़ रुपया बिहार के जनता के 500 करोड़ रुपये से जो जातीय आधारित गणना हुई, वो चिक चिक कर बोल रहा है कि इन आज़ादी के बाद अगर सबसे ज़्यादा जुल्म किसी के साथ हुआ है, नाइंसाफ़ी किसी के साथ हुआ है, वो माइनॉरिटी के लोग और दलित के लोग हैं। इसको कहाँ से छुपा पाएंगे नीतीश जी? नीतीश जी ने तो खुद ही जारी किया है। अगर वाकई लोग ईमानदार हैं, हुक्मरान हैं, तो अब हमारी जो 1,95,000 नौकरी हो गई है, इस बैकलॉग को पूरा करवाए। हमारे दलित भाइयों की, शेड्यूल कास्ट के भाइयों की 1,20,000 की नौकरी चली गई है, उनको नौकरी दिलवाए। मांझी जी है उसमें, करवाए। मांझी बिरादरी की नौकरी गई है इतनी लोग। तो अपने ज़ात के लिए लड़ना और अपनी कम्युनिटी के लिए लड़ना, देशवासियों के लिए लड़ना, दोनों में बड़ा अंतर है। एमआईएम अपनी ज़ात के लिए निज स्वार्थ की लड़ाई नहीं लड़ती, बल्कि समाज के हित की लड़ाई लड़ती है। सर अब बिहार में भी एनडीए सरकार है और सेंट्रल में भी एनडीए सरकार है, ऐसे में एएमयू जैसा शाखा का फंड नहीं मिलना, अब कहाँ है आप जनाबे आली? ये कांग्रेस जो तमाशा दिखाती है, बाबरी मस्जिद के ताला खोलने से ताला तोड़ने तक, मूर्ति बैठाने से लेकर भूमि पूजन तक किनका रोल रहा है? और वही ज़मीन को बिहार की सीमांचल के लोगों को मुबारकबाद देता हूं। और जो वो लोग बंगाल और बिहार के दूसरे हिस्सों से आकर लड़ाई लड़े अलीगढ़ एजुकेशन मूवमेंट की किशनगंज कैंपस के लिए, वो सारे लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। 2011 के 30 दिसंबर या 31 दिसंबर को ज़मीन का एग्रीमेंट हो गया। 2012 तक कांग्रेस की सरकार रही, 2013 को सरकार रही, 2014 के अप्रैल तक कांग्रेस की सरकार रही। कांग्रेस ने खुद ही मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया है, इनकी नीयत खुद ही ठीक नहीं थी। और बीजेपी तो चाहती ही नहीं है। अभी तो अलीगढ़ के मेन यूनिवर्सिटी कैंपस के बारे में आपको सुनकर हैरत होगी कि अब अदालत में मामला चल रहा है। एक तो मुस्लिम अक़लियत का कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, एक इंस्टीट्यूट है, उसको भी RSS के लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, है ना, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। सर राहुल जी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज किशनगंज होते हुए अररिया पहुंचने वाली है, तो क्या समझा जाए इसको? अभी लोकसभा से बस कुछ ही महीनों पहले ये भारत जोड़ो यात्रा वो भी किशनगंज में करना। किशनगंज की अक़लियत के लीडरों को मैं कहता हूँ कि जनाबे राहुल जी को मणिपुर बहुत याद आया। उसने मोदी को मणिपुर बहुत याद दिलाया। इलाहाबाद के इलाके में और रायबरेली के इलाके में जो ख़ानदानी सीट थी, वहाँ से वो हार जाते हैं और जाकर जीतते हैं वहाँ केरल में माइनॉरिटी के इलाके में। माइनॉरिटी के इलाके में जीतने के लिए हैं, लेकिन नूह में जब फसाद हुआ तो वहाँ नहीं जा सके। मणिपुर गए तो बड़े बहादुर हो गए, और नूह में जो मुसलमानों की गर्दनें काटी गई वहाँ नहीं जा सके। तो ये तो सीमांचल के अक़लियतों को उनसे सवाल करना चाहिए। वैसे बेचारे वो सीख रहे हैं राजनीति, वो बेचारे राजनीति का भी उनको ठीक से मालूम नहीं है। वो गांव समाज में चल करके जानते हैं कि राजनीति कैसे की जाती है, तो उस बेचारे का मामला है, सीख रहे हैं वो। ईश्वर करे वो सीख लें राजनीति, तो अच्छी बात है।